नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। अवनी शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रहती है। गोरा रंग, लगभग 5 फीट इंच की है। ना बहुत ज्यादा सुंदर ना खराब, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। 2 भाई और अकेली लाडली खुद अवनी थी। अवनी एमएससी कर रही थी। उसका मन था पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तभी शादी के बारे में सोचेगी, क्योंकि उसके पापा लड़के देखना शुरू कर दिए थे। अवनी स्वभाव की सरल और शालीन थी। बेझिझक वो अपनी बातों को किसी के सामने नहीं बोल पाती। सीधी सी कम बोलने वाली लड़की थी। हमेशा इसी चक्कर में रहती थी कि उसकी कोई बात सामने वाले को बुरी ना लग जाए। अवनी के भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते। जैसा कि हर पिता अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढते हैं, वैसा ही अवनी के पापा भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहे थे। अवनी अपनी माँ और भाई से ज्यादा खुलकर बात करती और हमेशा कहती, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पापा को आप बोल दो। मम्मी बोली, अवनी तू जानती है तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर भी मैं बात करूंगी, तू चिंता मत कर। भाई भी चिढ़ाने लगते थे अवनी को, ओए पागल, तू अपने घर जाएगी तभी तो हम अपनी दुल्हनिया लाएंगे, वरना तू परेशान करेगी ननद बनकर। अवनी हाथ में चप्पल लेकर दौड़ा लेती थी। सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ा भागती करती रहती। एक दिन अवनी के पापा एक रिश्ता पसंद करके आए, साथ में लड़के की फोटो भी लेकर आए। अवनी के भाइयों का नाम था चिराग और राहुल। पापा ने चिराग और राहुल को फोटो दिखाकर बोले, लो भाई देख लो अपनी बहन के लिए ये लड़का कैसा है। चिराग बोला, पर पापा अवनी अभी पढ़ना चाहती है तो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। पापा बोले, हाँ पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लड़का बिजली विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे तो लग रहा है अवनी के लिए इससे बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता। मुझे तो लड़का पसंद है, अवनी से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप पापा की हाँ में हाँ मिला दिए। फोटो लेकर अवनी के पास पहुंचे। ओए देख, तेरे पापा के लिए एक बकरा ढूंढ लाए हैं तेरे लिए, छेड़ते हुए। हाँ उनको भी पता है अवनी बकरी है तो बकरा ही लाएंगे ना। और दोनों हंसने लगे। अवनी, ये रहे तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा। अवनी फोटो तो ले ली पर बोली, भैया मैं पहले कुछ करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। चिराग बोला, हाँ यार बात तो तेरी सही है, पर पापा पूरा मन बना लिए हैं, तुझे नहीं लगता कि वो हमारी या मम्मी की सुनेंगे। और कोई न, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, आमदनी भी अच्छी है, कानपुर में खुद का बड़ा सा घर है, पापा बता रहे थे। और रही तेरी जॉब करने की बात, तो तू भी वहीं कानपुर में कोई जॉब कर लेना। अवनी भी सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। रात में जब सारे घर वाले सो जाते हैं तब अवनी चुपकों से फोटो देखने लगी। फोटो देखकर अवनी को एक सिरहन सी महसूस हुई, मानो उसके दिल से आवाज आई कि शायद यही है मेरे सपनों का राजकुमार। अगले दिन अवनी से पापा ने कहा, बेटा परेशान ना हो, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं, वो तुझे जॉब करने से कभी मना नहीं करेंगे और मेरी बेटी राज करेगी राज। और अपनी एक फोटो दे दो, लड़के वाले मांगे हैं। अवनी की फोटो भी भेज दिया गया लड़के वालों को और अवनी को भी पसंद कर लेते हैं सब। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शादी की बातें चलने लगी और शादी तय भी हो गई। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के मन में 1000 तरह के सवाल तो रहते ही हैं, साथ ही साथ एक अलग ही एहसास महसूस होता है। सिंदूर सिर्फ मांग की शोभा नहीं रहता, इसमें बड़ी ताकत होती है जिसे हम कभी नहीं देखे रहते हैं, उससे भी प्यार हो ही जाता है। अवनी के मन में भी अपनी शादी को लेकर एक अलग ही एहसास चल रहा था। शादी का दिन भी धीरे धीरे पास आ गया और बड़े ही धूमधाम से अवनी की शादी देव शर्मा के साथ हो गई। अवनी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बड़े अरमानों की डोली ले अवनी मायके की दहलीज पर ससुराल की चौखट पर आ गई। सब कुछ बड़ा अलग सा था अवनी के लिए।
मानो अपने सपने के महल में आ गई थी। एक तरफ जहां माँ बाप भाई से बिछड़ने का डर था, वहीं एक नया घर मिलने की खुशी भी थी। अवनी का स्वागत भी जोरों से हुआ, इसलिए वो भी बड़ी खुश थी। उसके अंदर एक हलचल मचा हुआ था कि उसका पति देव का नेचर कैसा होगा, मैं उसे पसंद आऊंगी कि नहीं, मेरे सास ससुर का नेचर कैसा होगा। मेरे लिए इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी थी कि बड़े जोर जोर से रोने की आवाज आई बाहर आंगन से। अवनी दरवाजे की ओर से झांक कर देखने लगी तो देखती क्या है कि उसका पति देव अपनी मम्मी को गोद में लेकर रो रहा है और बार बार आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा चिल्ला रहा है। अवनी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। किसी से पूछती है तो पता चलता है कि बेहोश हो गई हैं, उनको यही बीमारी है। और देव अपनी मम्मी को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहा था। अवनी ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लड़का अपनी माँ को इतना प्यार करता है, वो लड़का अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। यही सब सोचकर अवनी मन ही मन बड़ी खुश होती है। अवनी अपने अरमानों के झूले में खुशी के पंख लगाकर झूल रही थी। सारा दिन जैसे तैसे निकल गया। आखिरकार वो पल भी आ गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। देव को कमरे में आया देख अवनी पूरी शर्म से लाल हो जाती है और झट से बेड से नीचे उतर कर खड़ी हो जाती है। और देव ने बड़े प्यार से अवनी को बेड पर बिठाया और पूछता है कि अवनी तुम खुश हो ना। अवनी जी हाँ, मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से आप मम्मी जी के लिए परेशान थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुश हुई। जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है वो मुझे कितना प्यार करेगा। कहते कहते अवनी रुक गई तो देव बोला, हाँ अवनी, मेरी मम्मी मेरी जान है, मेरे लिए सबसे पहले मम्मी है, उसके बाद ही और कोई रिश्ता है। मैं उनको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें भी वही करना है। वो जितना कहें उतना ही करना, अपनी मर्जी से ना चलना। समझ गई, कड़े शब्दों में देव बोला। इतना सुनते ही एक पल के लिए तो अवनी को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि देव ने एक बार भी उसके बारे में बात नहीं किया और ना ही कुछ पूछा। अवनी ने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि परिवार में सबको खुश रख सकूं। देव बोला, हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन देव को तो नींद आ गई, पर अवनी को नींद नहीं आई। वही ससुराल में पहली सुबह ही अगर देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसके मन के इसी डर ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह जल्दी से उठकर अवनी नहा धोकर तैयार होकर सासू माँ के पास पहुंच गई। पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बोली, आगे और क्या करना है, पूछने लगी। अवनी की सास बहुत ही तेज और सख्त थी, या यूं कहें कि उनकी बिना मर्जी के घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अवनी की ननद भी बहुत तेज ही थी। धीरे धीरे समय के साथ अवनी के लिए अब घर का माहौल पुराना सा लगने लगा और सबका स्वभाव भी अवनी को पता चल चुका था। अवनी सारा दिन दौड़ भाग करती रहती थी, सबकी इच्छाओं का सम्मान करती, कभी सास का काम, कभी ससुर जी का, कभी ननद का। किसी के काम में जरा सा देरी होती तो सासू माँ के ताने और आलोचनाएं सुनने पड़ते थे। चुपके चुपके रात में रोती रहती थी। कभी कुछ देव से कहना चाहती तो नहीं कह पाती थी। कभी तो कहे भी तो कैसे। देव मम्मी का लाडला था, कुछ भी नहीं सुनता। धीरे धीरे अवनी को इन सब की आदत होने लगी थी। काफी समय के बाद अवनी के भाई अवनी को मायके लिवा आए। अब जो अवनी वापस आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अवनी की मम्मी परेशान रहती और बेटी को गोद में लेकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू पहले से इतनी शांत क्यों रहती है, क्या कोई दिक्कत है, मुझे तो बता। अवनी कुछ जवाब नहीं देती। अवनी को लगता है कि अभी मैं पहली बार गई थी, शायद इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा।
अवनी सारा दिन देव के फोन का इंतजार करती रहती थी, पर देव कभी भी अवनी से बात नहीं करता था। और जब अवनी फोन करती तो अवनी की सास बात करती थी। अब धीरे धीरे अवनी को यह सब खटकने लगा। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी, पर कहे भी तो किसे कहे। अवनी का दर्द माँ को, उसके पापा को और भाइयों को बखूबी दिख रही थी। अवनी अपने पापा से कहती थी, पापा आपको मेरी शादी नहीं करना चाहिए थी। पापा भी चुप हो जाते। एक दिन देव के पापा अवनी को लेने के लिए आते हैं। अवनी भी खुशी खुशी जाती है। उसे लगता है कि इस बार मुझे ससुराल में पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवनी फिर से पहुंच जाती है अपने घर ससुराल में। अवनी के लिए वहां का माहौल पहले से भी खराब मिला। देव हमेशा अपनी मम्मी के गोद में सर रखकर सोया रहता था। अवनी से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। ऑफिस से घर वापस आकर मम्मी पानी देना आवाज लगाता, तब तक अवनी भागकर देव के पास पानी लेकर पहुंच जाती थी। पर देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह चिल्ला पड़ता, पानी मैंने मम्मी से मांगा था, तुझसे नहीं। तेरे पास दिमाग है या मायके में भूल गई है। अवनी को ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता। रात में अवनी देव का इंतजार करते करते सो जाती। सुबह जल्दी से उठकर देव को ढूंढती तो देव मम्मी के पास सोया हुआ रहता। अवनी के पूछने पर कि आप यहाँ क्यों सोते हैं, तो बोलता, बचपन से यहीं सोने की आदत है ना, इसीलिए दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। अब अवनी के सब्र का बात धीरे धीरे टूटने लगा और वो बोल पड़ी थी। और फिर तो घर में भूचाल आ जाता। देव अब अवनी पर हाथ उठाने लगा, बात बात पर थप्पड़ रसीद कर देता था। अवनी की जिंदगी अब बद से बदतर होने लगी थी। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती थी, सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी और जरा सा कुछ इधर उधर होता तो सिर्फ ताने और गालियां ही मिलती थी। अवनी को अपनी किस्मत पर रोना आता। एक दिन अवनी सज धज कर देव के आने का इंतजार कर रही थी। देव के आते ही भागकर देव के पास जाती है और देव को गले से लगाकर पूछती है कि देव, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कहिए ना। आपके घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सब मुझसे बहुत खुश रहें। इतना सुनते ही देव का दिमाग और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अवनी को मारने लगा और बोला कि तू मुझे भड़का रही है मेरे परिवार के खिलाफ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अवनी के रोने और चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, पर किसी दिल तक नहीं पहुंच जाती थी। अवनी को कुछ नहीं समझ आता कि क्या करे, कैसे ये सब सही करे। हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। हर दिन मारना पीटना देव की आदत बन गई थी। परिवार में कोई नहीं सुनता अवनी की। देव के लिए अवनी कोई बेकार सी पड़ी हुई चीज थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन चिराग, जो अवनी का भाई, कानपुर घूमने के लिए गया और सोचा कि अब यहाँ तक आया हूं तो अपनी बहन से मिलता चलूं। इधर देव गुस्से से अवनी को मार रहा था कि तभी चिराग आकर उसका देव का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा जड़ देता है और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। अब दर्द हुआ, अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। देव की मम्मी, ले जा तू अपनी बहन को यहाँ से। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया हो तुम दोनों ने, जो इतने सारे पल्ले बांध दिया। मुंह बनाकर, ना शकल ना सूरत, देखकर ही उबाल आता है। तभी देव बोला, अब तो तुम दोनों भाई बहन चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चिराग बोला, अबे जा, मेरी बहन 1 मिनट भी नहीं रहेगी यहाँ पर। कहकर अवनी को बोलता है, तू अभी चल यहाँ से, तुझे अब 1 मिनट भी मैं नहीं रहने दूंगा। दोनों भाई बहन वापस प्रयागराज आ जाते हैं। चिराग, लो पापा, मन भर गया ना अपनी बेटी को इस हालत में देखकर।
मना कर रहा था मैं अभी रहने देते हैं, क्या जरूरत है शादी की। पर नहीं, बड़ा लायक दामाद ढूंढे थे ना, देखो अपनी बेटी को। अवनी के पापा और मम्मी बस रोए जा रहे थे अपनी बेटी को देखकर। अवनी तो बस शून्य सी हो गई थी, कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होगा या क्या करे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। लगभग 2 महीने बीत चुके थे अवनी को आए हुए, पर ससुराल से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि अवनी कैसी है। कुछ दिनों बाद अवनी को मिचली चक्कर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने में पता चला कि अवनी प्रेग्नेंट है। अवनी की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अभी भी उम्मीद थी कि बच्चे के आ जाने से मेरा और देव का रिश्ता सुधर जाएगा। अवनी बोली, मम्मी मैं ये खुशखबरी देव और अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ। मम्मी बोली, ठीक है बेटा, ये कोशिश करके देख लो, क्योंकि बच्चे के आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अवनी बड़ी हिम्मत जुटाकर देव को फोन करती है। उधर से देव बोला, हेलो कौन? अवनी बोली, देव मैं अवनी बोल रही हूँ। तभी देव बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फोन करने की? अवनी बोली, देव आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक और मौका नहीं दे सकते? देव बोला, मेरा तुमसे और बच्चे दोनों से कुछ नहीं लेना देना है, और सोचना भी मत वापस आने की। पता नहीं किस पाप मेरे मत्थे बढ़ना चाहती है, और आइंदा से मुझे फोन मत करना, नफरत है मुझे तुमसे। यह कहकर देव ने फोन काट दिया। अवनी जोर जोर से रोने लगी और कहती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं। दोनों भाई, अवनी के पापा मम्मी सब अवनी को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। अवनी को अब अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। अवनी के पापा अंदर ही अंदर रोज मरते हैं। एक दिन अवनी का नाम लेटर आता है। अवनी खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा पक्का देव का ही होगा। आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया उसे। सोचते हुए लेटर खोलती है और देखकर वह हैरान रह जाती है। उसके हाथ से लेटर छूटकर नीचे गिर गया। जब चिराग ने लेटर देखा तो कोई लेटर नहीं बल्कि तलाक का पेपर था, और उस पर देव के सिग्नेचर भी थे। चिराग भी हैरान हो गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अवनी को क्या समझाए, कौन सांत्वना दे। हमारे देश में, हमारे समाज में तलाक शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता है। तभी तो लड़कियां 1000 दुख सह लेंगी, लेकिन तलाक शब्द से ही डर जाती हैं। अवनी के तलाक की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जितनी मुंह उतनी बातें सब कह रहे थे। अरे क्या हुआ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। आज मारेगा तो कल प्यार भी तो करेगा। किसी किसी को बड़ा प्यार आता अवनी पर तो कह देता था कि अरे अभी उम्र ही क्या है, भरी जवानी अकेले कैसे काटेगी। कोई कहता अब क्या, अब तो बच्चा भी होने वाला है। तो कोई कहता होने वाला है, हुआ थोड़ी न है। बच्चे को गिराकर दूसरी शादी कर देनी चाहिए। अवनी की मम्मी को भी लगने लगा कि हाँ सही बात है, सब सही कहते हैं। अवनी का अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी कर देंगे। एक दिन हिम्मत करके अवनी की मम्मी ने अवनी के पापा से कहा, क्यों ना हम अवनी की दोबारा से शादी कर दें। अवनी के पापा बोले, तुम पागल हो गई हो क्या, ये भी कोई वक्त है, अवनी से किस मुंह से पूछें। अवनी को देखकर मेरा कलेजा फटता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से अवनी यहाँ आई है उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आग लगे जमाने को, मैं हर फैसले में अपनी बेटी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं अपने जीते जी उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा वो सब करूंगा। अब और नहीं रोने दूंगा अपनी अवनी को। अवनी के पापा अवनी को अपने पास बैठाकर पूछते हैं कि बोल बेटा, तू क्या चाहती है। वापस उस घर में अब मैं नहीं भेज सकता।
अब बता, इस बच्चे के बारे में तेरा क्या फैसला है? अवनी समझ गई थी पापा क्या कहना चाहते थे। अवनी बोली, पापा, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और पालूंगी। मैं अपने बच्चे की माँ और बाप भी बनूंगी। मुझे दोबारा से शादी वादी नहीं करनी और मुझे अब भी उस जानवर से तलाक चाहिए। अवनी के पापा अवनी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं आज के बाद तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से आज तेरा ये हाल है, मुझे माफ कर दे। और हाथ जोड़कर रोने लगे। नहीं पापा, अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं क्या करती? आप सबका प्यार ही तो है जिसकी वजह से मैं खड़ी हूँ। आप इतना क्यों सोचते हैं? मेरे पास तो अब मुझे जीने का सहारा भी मिल गया है। मेरी कोख में पल रहा मेरा बच्चा और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी पापा, और माँ बाप दोनों बनकर अपने बच्चे को पालूंगी। अवनी को देखकर बोले कि आज मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई और समझदार भी हो गई। अब मुझे भी कोई डर नहीं है। तुझे जो करना है तू कर। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। अवनी बोली, थैंक यू पापा। यह कहकर पापा से लिपटकर रो पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीनों बाद अवनी को बहुत ही प्यारी बेटी पैदा हुई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अवनी अपनी बेटी को गोद में लेकर चूमने लगी और बोली, मैं तेरी माँ भी हूँ और पापा भी। अकेले ही मैं तुझे पाल पोस कर बड़ी करूंगी और दिखा दूंगी सबको कि मुझे किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं है। अवनी के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। अवनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। अवनी बहुत ही अच्छी टीचर थी। एक दिन अवनी ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं सोच रही थी कि मैं एक किराए पर घर ले लूं। मैं कब तक ऐसे रहूंगी? मैं अपना अलग से एक घर अपनी बेटी के लिए बनाना चाहती हूँ। पापा कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहां से चले गए। और शाम को जब वापस आए तो उनके हाथ में कोई पेपर था और अवनी को देकर बोले, ये ले बेटा, अपना घर। अब किराए पर घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अवनी ने देखा पापा ने अपना दूसरा वाला घर अवनी के नाम पर कर दिया है। अवनी के तलाक का केस दर्ज हो चुका था और जब जब सुनवाई होती तो अवनी जरूर जाती। अवनी की बेटी भी अब 4 साल की हो गई थी और अब तो वो भी कभी कभी पूछती थी, मम्मा पापा कहाँ है, हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? अवनी कुछ जवाब नहीं देती और इधर उधर की बातें बनाकर बेटी को बहका दिया करती थी और अकेले में बैठकर जोर जोर से रोती थी और सोचती थी कि क्या करूं, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। अवनी की तलाक की सुनवाई थी और उसे जाना था। बेटी की तबीयत भी खराब थी तो अवनी ने सोचा कि चलो बेटी को भी साथ ले चलती हैं। इधर अवनी अपनी बेटी और पापा के साथ गई थी। उधर देव अपनी माँ के साथ आया था। देव पहली बार देखा कि अवनी के साथ छोटी सी बच्ची भी है और वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं। अवनी की बेटी का नाम ईसा था। अवनी ने अपनी बेटी से कहा कि तू बार बार पूछती हो पापा के बारे में ना, तो ये हैं तेरे पापा जिन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब तू मेरे पेट में थी। गुस्से में अवनी देव की तरफ देख रही थी, लेकिन देव को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ईसा भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी। अब ईसा भी स्कूल जाने लगी थी और वो भी अपनी मम्मी की भावनाओं को समझने लगी थी। उसे भी समझ में आ रहा था कि मेरे पापा कैसे हैं। अब ईसा अपनी मम्मी से पापा के बारे में नहीं पूछती, पर हमेशा चुप रहती थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसकी ये घुटन अवनी से नहीं छुप सका। वो अपनी बेटी के मन को पढ़ चुकी थी और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार देव से बात करे। पति ना सही पर वो मेरी बेटी का बाप तो है। अवनी ने देव को फोन किया और बोली, देव, ईसा तुम्हारी बेटी है। देव बोला, हाँ तो? अवनी बोली, तो क्या वो तुमसे बात करना चाहती है? जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे वो भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है।
मगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ। अभी अवनी की बात पूरी नहीं हुई थी कि देव बोल पड़ा। देव बोला, मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझे नहीं बताया था ईसा के बारे में। अवनी बोली, अच्छा क्या बताती? जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो तुमने क्या कहा था, याद है तुम्हें? देव बोला, हाँ, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अवनी, पर हाँ, एक काम हो सकता है, तुम ईसा को मुझे दे दो, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। अवनी बोली, चुप करो, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। ईसा मेरी जान है, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। मेरे जीने का सहारा है वह। आज तो तुमने कहा, आगे कभी सोचना भी मत। ईसा सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था थोड़ी सी इंसानियत तुम में अभी भी बची होगी, पर नहीं, मैं गलत थी और गलती कर दी फोन करके। यह कहकर फोन रख दिया। ईसा अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखकर अवनी जोर जोर से रोने लगी। तभी ईसा आकर अपनी मम्मी के आंसू पोंछने लगी और बोली, मम्मी, मुझे नहीं चाहिए पापा, मैं आपके साथ ही खुश हूँ, बस आप चुप हो जाओ। मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सुकून के थे, प्यार के थे। अवनी को ईसा के सभी सवालों से आजादी मिल गई थी, जो उसकी बच्ची बार बार पूछा करती थी। अवनी को बहुत दिनों के बाद एक अजीब सा सुकून मिला था, और कहीं न कहीं उसके मन में एक और डर बैठ गया था कि कहीं देव मेरी बेटी को मुझसे छीन न ले। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझसे मेरी बेटी को कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं। एक दिन देव ने आकर अवनी के हाथ से उसकी बच्ची को छीन कर ले जाता है, और अवनी ईसा ईसा की आवाज लगाकर दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। तभी अवनी ने पाया कि वो सपना देख रही है और बेड से नीचे गिर गई है। अवनी पसीने से लथपथ हो गई थी और भगवान को धन्यवाद देती है कि भला यह सपना था, पर अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो? अगर देव ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अवनी हर रोज की तरह उठी, घर का सारा काम निपटाकर खुद भी तैयार होती है और अपनी बेटी को भी तैयार करती है। स्कूटी से अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर खुद अपने स्कूल जाती है। अवनी की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। ऊपर से पति के तलाक के बाद तो और भी नर्क बन गई थी। लोगों के हजार तरह के ताने उलहने सुनती थी। कोई बेचारी बेचारी कहकर बुलाता तो कोई अजीब सी चुभन भरी नजरों से देखता था। अवनी हमेशा खुद को सबकी नजरों से बचाकर रखती थी। वो अपने पास पास एक घेरा बनाकर रहती थी और उस घेरे में ना किसी को आने देती थी, ना खुद पार करती। अपनी बेटी को भी सबकी नजरों से बचाकर रखती थी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। अवनी की बेटी अब 16 साल की हो गई थी और अपनी माँ के हर दुख को भी बखूबी समझती थी। पापा की कमी उसे भी महसूस होती थी, पर अपनी मम्मी को कभी जताती नहीं थी। एक दिन ईसा बोली, चलो ना मम्मी, कहीं घूमने चलते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं। चलो ना मम्मी, हम भी कहीं चलते हैं। और अवनी ने भी हाँ कह दिया। अगले दिन अवनी अपनी मम्मी पापा और बेटी के साथ नैनीताल के लिए निकल जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। नैनीताल की वादियों में अवनी और ईसा खूब मस्ती करते हैं। मानो अवनी का बचपना फिर से वापस आ गया था। वहीं पर दूर बैठे अवनी के पापा और मम्मी खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। आपस में बातें करते हैं कि इतने दिनों बाद हमारी बेटी इतनी ज्यादा खुश है। हे भगवान, हमारी बेटी को किसी की नजर न लगे। बहुत दुख देखा है हमारी बेटी ने, पर अब और नहीं। अवनी के पापा ने मम्मी के कंधे को हल्के से दबाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी अब वो अवनी नहीं है जो हल्के से हवा के झोंके से डर जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है। बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मम्मी,
हाँ, सच कहा आपने, और अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछने लगती है। अवनी बोली, ईसा चलो बच्चा कुछ खा लेते हैं। ईसा बोली, हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत तेज से भूख लगी है। और सभी लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी अवनी के पूरे बदन में एक अजीब सी सरसराहट सी होती है। उसे कोई जाना पहचाना आवाज सुनाई देता है। अवनी पलट कर देखती है तो अवाक सी रह जाती है। ये तो देव है, पर देव यहाँ पर कैसे? देव का वेटर से झगड़ा हो रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद देव की निगाहें भी अवनी पर टिक गई। फिर उसने अपनी बेटी को ध्यान से देखा और गले लगा लिया। देव की मम्मी भी थी साथ में। देव की मम्मी ईसा का गाल पकड़कर चूमते हुए बोले, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। नाम क्या है बेटा आपका? ईसा बोले, जी नहीं, मेरे पापा नहीं हैं। उनको तो गुजरे हुए 16 साल हो गए हैं। मैं जब माँ की पेट में थी तभी मेरे पापा गुजर गए थे। अब तो मेरी मम्मी और पापा दोनों मेरी मम्मी ही हैं। बेबाक होकर ईसा ने जवाब दिया। देव बोला, अवनी, क्या 1 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? अवनी बोली, बोलो बोलो देव। अवनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। अवनी बोली, अच्छा, आज इतनी जल्दी बेटी की याद आ गई तुम्हें, वो भी 16 साल बाद? फिर अवनी बोली, तुमने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें एक बार माफ भी कर देती, पर अपनी बेटी के उन आंसुओं को कैसे माफ कर दूं जो उसने अपने पापा के लिए बहाए हैं? बोलो कैसे? जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुमने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया अपनी जिंदगी से, और कहते हो माफ कर दूं तुम्हें? कैसे माफ कर दूं? भरी कोर्ट में तुम लोगों ने मुझे बदचलन का टैग दे दिया था। उन जख्मों को कैसे माफ कर दूं? बोलो कैसे कर दूं? देव बोला, आगे से तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। अवनी बोली, ठीक है, तो लौटा दो मेरे जीवन के 16 साल, मैं माफ कर दूंगी तुम्हें। बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। देव सर नीचे करके खड़ा था। ईसा बोली, चलो मम्मी, हमें किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और आपको किसी अजनबी से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और हाँ, आपने मेरी मम्मी को तलाक दिया है ना, वैसे ही मैं भी आपको तलाक देती हूँ अपनी जिंदगी से। कभी भी अपनी ये मनहूस सूरत जिंदगी में ना दिखाना। और यह कहकर आगे बढ़ जाती है और दोनों माँ बेटी को एक दूसरे का हाथ थामे हुए जाते देखकर देव वहीं बेबस सा बैठकर रोने लगता है। लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने जो गलत कदम उठाया था वह माफ करने योग्य नहीं था। ऐसे लोगों को उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।